पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। डेली हाईलाइट्स आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। क्या रही परफॉर्मेंस? ओपन हुई मार्केट 43,551.14 के लेवल पर। हाईएस्ट आइटम मार्केट गई 43,933.56, लोअर वॉज 43,291.01 एंड फाइनली क्लोजर 43,933.56। इट मींस के जो इंट्राडे हाई है वो ही हमारा क्लोजर दिखाई दे रहा है। 382.41 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 132.63 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 29.21 मिलियन शेयर्स का। एंड वैल्यू इज ड्राई, बट हम कह सकते हैं कि जो भी एक सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके हिसाब से ये अभी काफी हद तक मैनेजेबल है। 4.8 बिलियन रुपीज एंड वॉल्यूम लीडर्स ऑल स्टिल इन ग्रीन टेरिटरी। टेलीकार्ड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है वो ये है कि तमाम जो स्टॉक्स हैं वो पेनी स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस भी है। 0.72 का गेन देखा गया। 11.17 पे क्लोजर रहा। 13.11 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। WTL सेकंड स्पॉट पे 0.01 का माइनर इजाफा। 1.57 पे क्लोजर। 6.66 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्ट लिख के इलेक्ट्रिक 0.11 का गेन। 3.02 पे क्लोजर। 6.6 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। और एक कॉमन बात ये दिखाई देती है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पेनी स्टॉक्स ही सिर्फ जो है वो परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं जर्नल इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से। ओवरऑल इकोनॉमिक जो एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि ऑन गोइंग सिनेरियो जो है वो काफी हद तक chaos क्रिएट कर रहा है और थोड़ा सा नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से कल भी हमने देखा था कि कैपिटल सिटी के अंदर काफी हद तक पावर शो देखा गया था। तो ये तमाम चीजें कैसे दिखाई दे रही हैं और मार्केट और खासकर इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ही इम्प्रेसिव दिखाई दे रही है और अगर यही रिदम मेंटेन रहता है और यही रिदम के जो है वो एक मोमेंटम कंटिन्यूस रहता है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट के नंबर्स दोबारा वापस आएंगे। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ रुपी डॉलर पैरिटी ओवरऑल 182 पे टच करना, रुपी के हाईएस्ट लो, हिस्टोरिकल लो हम कह सकते हैं कि बनना, ये भी इटसेल्फ एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इन्फ्लेशन के नंबर्स पूरी दुनिया में ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खासकर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्यों होता है आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर M.A. जब्बार साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं साइट एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अय्यूब मेहर साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। चलें जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे डॉक्टर अय्यूब मेहर साहब आपसे। ओवरऑल पॉजिटिविटी सर देखी जा रही है, इकोनॉमिक नंबर्स भी सही दिखाई दे रहे हैं, एक्सपोर्ट के टग ऑफ वॉर दिखाई दे रही थी, लेकिन थोड़ा सा अगर पास्ट में चले जाएं और चले रीसेंट पास्ट की बात करते हैं और कल की बात करते हैं। एक पावर शो देखा गया कैपिटल सिटी में, क्या समझते हैं जो पॉलिटिकल नॉइज देखा जा रहा है, फिर इकोनॉमिक कंडीशन इतनी फ्रेजाइल है और उस ऊपर से ये तमाम चीजें एक चैलेंज बन के सामने आ रही है, कैसे समराइज करेंगे? आपने बहुत आसान कर दिया है पहले ही ये कह के कि रिवाइज की तरफ जाने के इम्कानात हैं। खराब हैं इंडिकेटर, लेकिन दोबारा बाउंस करने के और रिवाइज की तरफ जाने के। बेसिकली अनसर्टेनिटी जब क्रिएट होती है, कोई भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी हो, डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम खान सूरी की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से तहरीक पेश की गई है जिस पर रायशुमारी की जा रही है। आईनी तरमीम रुकन कौमी असेंबली जैन कुरैशी ने पेश की थी। इससे कबल डेप्यूटी स्पीकर कासिम खान सूरी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। कौमी असेंबली का अहम इजलास इस वक्त जारी है। 2 रोज के वक्फे के बाद आज इजलास हो रहा है। 27 निकाती एजेंडे में आज मुख्तलिफ
चीजें शामिल हैं। जनूबी पंजाब सूबे से मुतालिक 26वीं आईनी तरमीम भी एजेंडे का हिस्सा है। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक बिल पेश कर दिया गया है और इस वक्त कायदे इख्तलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से तहरीक पेश की गई है, जिस पर गिनती का अमल अभी जारी है, रायशुमारी की जा रही है। आईनी तरमीम रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की जानिब से पेश की गई। जनूबी पंजाब से मुतालिक इस वक्त कौमी असम्बली का अहम इजलास जारी है। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम से मुतालिक 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश कर दिया गया है और ये बिल रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की जानिब से पेश किया गया। 27 निकाती एजेंडा है आज का, जिस पर अभी कार्रवाई जारी है और इससे कबल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से तहरीक पेश की गई है, जिस पर रायशुमारी की जा रही है। इस वक्त गिनती का अमल जारी है। मनाज़िर आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिजा कर सकते हैं। कौमी असम्बली का अहम इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की ज़ेर सदारत हो रहा है। इजलास 2 दिन के वक्फे के बाद आज हो रहा है पार्लियामेंट हाउस में और 27 निकाती एजेंडा है आज, जिसके मुताबिक प्रोसीड किया जा रहा है। जनूबी पंजाब सूबे से मुतालिक 26वीं आईनी तरमीम भी आज के एजेंडे का हिस्सा थी, जिसका बिल पेश कर दिया गया है। रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की जानिब से ये बिल पेश किया गया है। इसके बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से तहरीक पेश की गई है, जिस पर अभी रायशुमारी का अमल जारी है। गिनती का अमल इस वक्त जारी है। आप मनाज़िर देख सकते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की स्क्रीन पर। स्पीकर कौमी असम्बली डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी इस वक्त इजलास की सदारत कर रहे हैं। कौमी असम्बली का अहम इजलास, जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक पेश की है और इस तहरीक पर रायशुमारी इस वक्त की जा रही है। गिनती का अमल जारी है। मनाज़िर लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की करारदाद पेश करने की इजाजत दी जाती है। आइटम नंबर 4 जी मियां शहबाज शरीफ साहब आइटम नंबर 4 पेश करें, करारदाद पेश करें। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं स्टार्ट करूं थ्रू दिस रेजोल्यूशन under clause 1 of article 95 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, this House resolved that it has no confidence in the Prime Minister Mr. Imran Khan Niazi, and consequently he shall cease to hold office under clause 4 abed. करारदाद पर बहस रूल 37 के सब रूल 5 के तहत बरोज जुमेरात 31 मार्च 2022 को होगी। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमेरात 31 मार्च 2022 दोपहर 4 बजे तक मुलतवी की जाती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने करारदाद पेश की है, जिस पर बहस के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर हुआ है। 31 मार्च 4 बजे तक ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। कौमी असम्बली का इजलास, जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने करारदाद पेश की है और इस करारदाद पर बहस के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर किया गया है। जुमेरात के दिन इस करारदाद पर बहस होगी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिलहाल इतना ही। देखते हैं तो एग्रीकल्चर एंड केमिकल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट पाकिस्तान में $17 बिलियन जो है इस 8 महीने में नजर आ रही है। तो ये जो है ना, ये कोई अच्छा इशारिया नहीं है। जिस मुल्क में हम कहते हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं कि बम्पर क्रॉप्स एग्रीकल्चर, मगर हमने इसमें इसी ईयर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास $1 बिलियन की शुगर और वीट जो है बल्कि उससे ज़्यादा इम्पोर्ट हो चुकी है। हमारे पास मिल्क जो है एंड मिल्क मैड प्रोडक्ट्स जो पैकेज बाहर से आती हैं, क्रीम वगैरह, वो खुद 120-130 मिलियन पे जा रही हैं। एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स वगैरह। तो ओवरऑल मैं जब देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ कि पाकिस्तान में अभी तक हम अपनी एग्रो मैनेजमेंट को कोई अच्छा नहीं कर पाए हैं कि हम तकरीबन $17 बिलियन, अब मैं बात कर रहा हूँ फरवरी तक की, जुलाई से फरवरी, हमारे पास 19-20 बिलियन की इकोनॉमी है एग्रो। अगर हम इसको $60 बिलियन कहें, हम यानी अगर जुलाई के एंड में $20 बिलियन सिर्फ इसको। अब दूसरी बात आप देखें, फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट होते हैं
और जो पाकिस्तान में बनते हैं उसको बनाने के लिए जो सब्सिडाइज हम गैस देते हैं, उसकी वजह से हमें $3 बिलियन की LNG भी इम्पोर्ट करनी पड़ी। बड़ा हिस्सा वहाँ जाता है। बड़ा मुश्किल। तो इसका मतलब ये है कि देखें ना कि 20% इकोनॉमी $60 बिलियन में आप $20 बिलियन की इनपुट लगा रहे हो। इसी तरह टेक्सटाइल की अगर मैनेजमेंट देखें, डॉक्टर साहब इन चीज़ों को मुझसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं, लेट मी से टेक्सटाइल की मैनेजमेंट अगर आप देखें कि $12 बिलियन की इस वक्त के फिगर्स में देख रहा था, $3 बिलियन की जो है उसमें इम्पोर्ट कंटेंट है। आप $1 बिलियन तकरीबन सब्सिडीज भी दे रहे हैं, 6.5 सेंट पे और 7.5 सेंट पे रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिसिटी कैश भी दे रहे हैं। आप हर चीज़ को सब्सिडाइज करने के बाद आपकी एक्सपोर्ट एक्चुअली मैं टेक्सटाइल में नेट देखता हूँ $6 से $7 बिलियन है। 21 बिलियन से जो बचता है, जो नेट है, आप जरा नेट को भी तो देखेंगे ना। आप अभी कितने मिलियन बैरल्स और मंगाने के लिए जा रहे हैं आप लोग, आप देखें मैड फाइबर बहुत सारी चीजें हैं। तो रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो हम अगर एक्सपोर्ट को 25% बढ़ाने में और इम्पोर्ट्स को 50% बढ़ाने में, जो हम देखते हैं कि यहाँ का जो डिफरेंस है ना, जिसको एग्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट और टेक्सटाइल की मैनेजमेंट के हवाले से ठीक किया जा सकता है, वो अभी तक नहीं हो रहा है। दूसरी बात, 22 साल पहले जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था FPCCI में, तो तकरीबन सुनता था उन्हीं एडवाइजर की जिनका नाम है अब्दुल रज़ाक दाऊद, वो कहते थे कि जी 10x10 सिंड्रोम है। अच्छा, अब भी उस जमाने में हमारे साथ ही थे। तो 10x10 सिंड्रोम की क्या इस्तेलाह होती है कि 10 ममालिक और 10 प्रोडक्ट्स। वाकई ऐसे ही है। आज 22 साल के बाद भी मैं देखता हूँ कि क्या कोई इसमें तब्दीली आई है, नहीं आई है। 3 ममालिक, इसी 3 ग्रुप्स के EU, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 55% आपकी एक्सपोर्ट 3 जगह पे है सर। अब मुझे बताइए कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट में WTO में पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसीज का जो रिव्यू किया गया है, उसमें रिकरिंग बेसिस पे ये बातें कही गई हैं कि आप अपनी डाइवर्सिफिकेशन करें, न फकत प्रोडक्ट की बल्कि डेस्टिनेशन पे भी करें। मैं आपको बताऊं, आज से 20 साल पहले मैं क्यूबा गया था, तो मैंने देखा वहाँ कुछ चाइनीज आए थे, तो मैंने कहा आप लोग यहाँ पे एक 9 लाइव मूवमेंट की थी, G7 जिसको कहते थे, मैं भी क्या था। तो उन्होंने कहा हम यहाँ आए, हमने सुना है कि ये इस यानी हवाना के करीब कोई आइलैंड है जहाँ पे कोई 50,000 लोग रहते हैं, हम मार्केटिंग के लिए आए हैं। मैं बड़ा परेशान हो गया कि 20 साल पहले चाइनीज तलाश कर रहे थे उस जजीरे को, जिसको मुझे फिर ढूंढना पड़ा कि जजीरा है क्या। तो बात दरअसल ये है कि डॉक्टर साहब तो हमारे साथ बिल्कुल मुतलिक रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक्चुअली जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि बड़े जो है वो एक गैप्स हैं उसको ठीक करने के। तो सर डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं, सर क्या इकोनॉमिक मैनेजमेंट में गैप्स दिखाई देते हैं जो कि बड़ा गैप इंडिकेट भी किया इंजीनियर साहब ने, इंडिकेट भी किया। उसकी तरफ मैं उसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे जो प्रेशर पड़ रहा है और टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं 6 ट्रिलियन तक तो पहुंच गए हैं जी। टैक्स कलेक्शन तो अच्छी हो रही है, लेकिन ये वही क्लास है जो ऑलरेडी टैक्स पे है। नहीं, लेकिन साइज तो बड़ा है ना, साइज तो बड़ा है तो कलेक्शन। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ट्रेड जो रुपये की वैल्यू पे फर्क पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज पे फर्क पड़ता है, आपका बजट डेफिसिट बढ़ता है। उसकी वजह ये कि डेट की जो सर्विसेज है ना, डेट के इंटरेस्ट और रीपेमेंट जो है वो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की बिगेस्ट प्रॉब्लम है। अच्छा, उस पर है ना बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट्स दे रहे होते हैं, मैं सुन रहा होता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डेट टू GDP रेशियो है वो 100% से ज्यादा है, UK का ज्यादा है, रशिया का ज्यादा है, टर्की में मोर देन 90% है, पाकिस्तान का 85% के अराउंड है। तो ये पाकिस्तान का क्यों प्रॉब्लम है? देखिए, बेसिकली समझने की बात यह है कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो ऑलमोस्ट 100% वो पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करता है। US का जो ट्रेड डेफिसिट है, यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डेफिसिट है वो प्राइवेट सेक्टर से है, वो कंपनीज हैं, उन्होंने कमाना है, प्रॉफिट कमाने हैं, पैसे पे करने हैं। और हमारा गवर्नमेंट का है सारा डेट, गवर्नमेंट ने पे करना है। अब जब गवर्नमेंट ने पे करना है तो गवर्नमेंट के पास क्या सोर्स है? गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, टैक्स लगाएगी, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो सारा का सारा डेटा उस गलती हुई क्या है? गलती 30 साल से हो रही है। गलती ये हो रही है कि बेसिकली वो खर्चे जो गवर्नमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर, वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट नहीं कराया। बाकी दुनिया में ये काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। गवर्नमेंट उसके लिए लोन लेती है, वहाँ इनएफिशिएंसीज होती हैं, वो प्रोजेक्ट भी परफॉर्म नहीं कर पाते, लोन आपका माउंटेन हो जाता है, लोन जमा होता जा रहा है। दैट इज दी। अब FPCCI के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं इंजीनियर सर। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर जब आएगा इन चीज़ों में, गवर्नमेंट का बर्डन कम होगा। गवर्नमेंट को सिर्फ उसकी पेमेंट की फिक्र करनी चाहिए। ये दुनिया भर में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, चाहे वो शिपिंग लाइन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रोड की कंस्ट्रक्शन हो, मोटरवेज हो,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर की होती है दुनिया में अब चेंज आ चुकी है आफ्टर सोवियत यूनियन। तो वो गवर्नमेंट जो है 30 साल से डेट जो है बढ़ता जा रहा है, इसलिए कि वो पब्लिक सेक्टर का डेट है पाकिस्तान में, और दूसरे मुल्कों में जो डेट्स की माउंटेन हुआ है उसमें बुनियादी फर्क ये है कि हमारा तमाम का तमाम डेट्स ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर का है, बाकी कंट्रीज में डेट हमसे ज्यादा उन्होंने लिया हुआ है लेकिन प्राइवेट सेक्टर। सोल्यूशन का हल है, आपने लेजिस्लेट किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट लेजिस्लेट किया है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसको इम्प्लीमेंट करें आप। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको साथ बिठाएं, प्लानिंग में उसको बिठाएं। नेबर कंट्री में प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनका फिक्की एक अदारा है, उसको इकोनॉमिक प्लानिंग की जिम्मेदारी दे दी गई। बोलते ना राइट मैन फॉर द राइट जॉब, हमारे पास ये भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी लैकिंग है, ये बहुत बड़ी। तो सर इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर जब तक फार्मर्स नहीं बैठेंगे, जब तक वो लोग नहीं बैठेंगे जो ग्रास रूट लेवल से ताल्लुक रखते हैं, तो वो फिर प्लानिंग कैसे होगी? उस पर ठीक है, वो भी बैठेंगे। एग्रीकल्चर का बेसिकली ताल्लुक जो है ना, जो हम कहते हैं उसमें 5 गुना ज्यादा। एग्रीकल्चर में देखिए सब शामिल है, उसमें क्रॉप भी है, फ्रूट्स वेजिटेबल भी है, उसमें मिल्क भी है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री भी है, फिशरीज भी हैं, वो पांचों मिलाकर के एग्रीकल्चर कहलाता है। उसमें आप उसका साइज 5 गुना बढ़ा सकते हैं अगर उसको वैल्यू एडिशन की तरफ ले जाएं। हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? आप अभी खुद कह रहे थे हम मिल्क प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज द रीजन कि हम फिनिश में तो नहीं जा रहे, लेकिन नहीं जा रहे वहां से, हम वैल्यू एडिशन में नहीं जा रहे, वैल्यू एडिशन में नहीं जा रहे, प्रिजर्वेशन में हमें प्रॉब्लम है, वो हम नहीं कर पा रहे, प्रॉपर सप्लाई चेन डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, दूध भी नहीं दे पा रहे, फिर पूरा ये तो एक बड़ी डिबेट हो जाएगी कि हम तो बटर भी वो एक अलग पॉलिसी है, उसके मेरा ख्याल है अलग प्रोग्राम की पूरा अलग प्रोग्राम। बिल्कुल मैं करती भी रही हूँ और आगे भी करने हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो एक अलग इशू है, बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पर कीमतें कम हो दूध की, ताकि आम लोगों को ये चीजें तो मैसर। उसमें देखिए जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कि एग्रीकल्चर के जो यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स है, आपका मीडिया, तमाम पाकिस्तान का मीडिया उनका मौकिफ तो सामने लाता है, प्रोड्यूसर का क्या मौकिफ है वो इस तरह से डिबेट नहीं हो रही। प्रोड्यूसर का भी कोई प्रॉब्लम है ना, उसके कुछ रीजन है। बिल्कुल हमने कोशिश की थी और हमने ये प्रोग्राम बहुत जो है वो तरीके से किया भी था, उनका पूरा मौक़िफ़ सामने लाए थे, और उनके अपने बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि वो टेकअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसको भी टैकल करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, जहाँ कंज्यूमर है वहाँ प्रोड्यूसर को भी जो है वो ध्यान में रखना है, वो भी कारोबार कर रहे हैं, और जब तक कारोबार में फायदा नहीं होगा तो वो कारोबार किस काम का। इंजीनियर साहब, ओवरऑल लेजिस्लेशन की बात हो रही है कि लेजिस्लेशन यहाँ पे जो एक पूरा प्रोसेस होता है वो तो हो जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं होती चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो एक ट्रैक पे तो चढ़ जाती हैं मगर उसको टेकअप नहीं किया जाता, आगे उसको परसू नहीं किया जाता। तो ये भी प्लीज बताइए कि ये जो अभी डेट का एक सोल्यूशन है 2017 में लेजिस्लेट किया था, 2017 अप्रैल में। ये कि देखिए जो गैप्स हैं, अब जो डॉक्टर साहब ने कहा लेजिस्लेट हुआ 2017 की बातें, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इस लेजिस्लेशन और उसकी जरूरत क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, उसके बीच में जो गैप है उसकी किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है। मैं आपको बताऊं इस मुल्क में, अब हम थोड़ी देर के लिए वापस आए कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में दुनिया भर में पॉलिटिशियन जो है ना, वो इकोनॉमी की डायरेक्शन देने में बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होता है जी, ठीक है। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन का एटीट्यूड ये है पाकिस्तान में कि आपने इस हुकूमत ने जब गैस, बिजली और पेट्रोलियम और डीजल वगैरह की कीमतें कम की, उससे पहले अपोजिशन कहती थी बहुत ज्यादा है, ये नाहल लोग हैं, इनको निकल जाना चाहिए। अच्छा। मगर जब उन्होंने कम की तो कहा कि इन्होंने कम गलत की, क्योंकि इकोनॉमी इजाजत ही नहीं देती है। क्योंकि तो सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे मुल्क में वो चीजें जो अपोजिशन करती रही है, जब पीपल एंड पावर करते हैं तो वही अपोजिशन उनको ही जो है तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तो जो लिमिट्स हैं, जिसको कहते हैं मॉरल, लीगल और समझ वाली लिमिट्स हैं ना, उसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आज का जो पूरा डायलेमा मुझे दिखाई ये देता है, क्योंकि है तो सारे इकोनॉमिक इश्यूज में, डॉक्टर साहब ने आपको कहा 10 चीजें, ठीक है, क्या इस वक्त उसके अलावा कोई चीज बहस हो रही है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए? आम आदमी इस वक्त इस चीज के ऊपर इस बहस का हिस्सा नहीं है कि पाकिस्तान में 3000 अरब रुपए का एक एनर्जी सर्कुलर डेट डेवलप हो चुका है। पाकिस्तान में बगैर बिजली पैदा किए हुए कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से 85 से 100 अरब रुपए मुफ्त में दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में तमाम आईटीपी के एग्रीमेंट्स जो हैं उनके रिव्यू की जरूरत है। पाकिस्तान में जो के इलेक्ट्रिक जिसका आप नाम सुनती हैं, उसमें जो है बहुत सारी चीजों की दुरुस्ती की जरूरत है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमिक एनर्जी जो है, इसको हम इस तरह रिव्यू करेंगे, जब तक कॉम्पिटिशन ये लफ्ज मुझसे जरा सुन लो कि कार्ड बिफोर द हॉर्स,
हमने 10 सालों में बिजली की पैदावार में तो अफजाइश कर दी, मगर उसको ट्रांसपोर्टेबल और उसको जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल हम नहीं बना सके। तो यहाँ पे इतना सारा जो जखीरा है जिसको कहेंगे कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट के फेल्यूर। अब मैं आपको बड़ा जल्दी से थोड़ा सा अहाता कर देता हूँ। देखें, शौकत अजीज का मैं कह सकता हूँ कि उस जमाने में फौजियों की हुकूमत में हमें जरा एक्सेस की नेगोशिएशन बहुत थी। लोग मुझे बहुत कहते हैं तुम हैजा मिनिस्टर फौजियों की तारीफ करते हो, मैं कहता हूँ नहीं, मैं फौजियों की तारीफ नहीं करता हूँ, उनके तर्ज अमल की तारीफ करता हूँ। हर हफ्ते जो फाइनेंस मिनिस्टर 3 दिन कराची में होता था और 2 दिन मैं उसके साथ घूमता था, हर हफ्ते कोई बात सुनते हुए चेयरमैन FDR आके पिच साइड में बैठ जाता था। आज तो हम इनकी तस्वीरें सिर्फ देखते हैं, कहाँ तस्वीरों में, इनको हम कहाँ देखते हैं तस्वीरों में, किसी की जवान की तस्वीर कहीं लग गई, फिर जब देखते हैं तो बूढ़ा आ गया हमारे सामने। तो इस वक्त जो है वो सारा एक तस्वीरों का और कभी कभी कोई मीटिंगों करने के सिंड्रोम के अलावा कोई इफेक्टिव एक गवर्नेंस नहीं है। मगर फिर हम वापस आते हैं कि आखिर अवाम को किस तरीके से इन मसाइल की तरफ इंगेज करना है। देखिए अवाम को किस तरीके से, डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं, मेरी सबसे बड़ी शिकायत यूनिवर्सिटीज से रहती है कि यूनिवर्सिटीज एक सेंटर होना चाहिए इन चीजों की तवज्जो गवर्नमेंट को दिलाने के लिए, मगर इनका यह हाल है कि मैं सिंडिकेटों में रहा हूँ, जब भी मैं देखता हूँ कहते हैं कि सैलरीज के लिए शॉर्टेजेस हैं, तो जरा CM साहब आ रहे हैं, उनको जरा कहेंगे कुछ ये जो हमारे पास डेफिसिट है उसको करें। जरा थोड़ी सी अलग चली जाएगी टॉपिक से हटके, ऑब्वियसली नीड ऑफ द आवर। चलो हम इसको वाइंड अप इस तरह करते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बात की ना कि ये जो गैप्स हैं ये सिर्फ एक अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट के जरिए आ सकते हैं, मगर क्या वजह है कि फेल्यूर इकोनॉमिक मैनेजमेट की जिम्मेदारी अभी तक उसी ग्रुप को दी जा रही है जो उसके साथ कंटिन्यू कर रहा है, वही ग्रुप है। सेम चीजें एक आदमी जो है आज मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का बन जाता है, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं अंग्रेजी में फेडरल सेक्रेटरी, वो शायद वो आदमी होता है जो नमाज भी नहीं पढ़ता है। वही आदमी को उठा के आप जो है उठा के खेल में भेज देते हैं, शायद उसने कभी खेल में दिलचस्पी नहीं ली हो, उसी आदमी को आप औकाफ डिपार्टमेंट का फिर डायरेक्टर जनरल बना देते हैं। मतलब ये कि प्रोफेशनलिज्म इस मुल्क में जो है वो बिल्कुल नहीं है। आपकी मैनेजमेंट ऑफ लाइन मिनिस्ट्रीज, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, उस सब में कहीं किसी जगह पे भी एक प्रूडेंट प्रोफेशनलिज्म का आंसर भी नजर नहीं आता है। सर एग्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे थे ना आप, जो कि होनी चाहिए, ऑब्वियसली सब्सिडाइज होने के साथ साथ एक पॉलिसी भी होनी चाहिए कंसिस्टेंट। यार वो तो प्रोविंसेस का काम है ना नताशा, प्रोविंसेस जो है काम है, करना तो होगा, आगे तो बढ़ना होगा ना, ये तो नहीं ना हम सिर्फ ब्लेम गेम करते रहे। पाकिस्तान का क्या हाल है कि कराची में K4 कराची के लिए है ना, बसें चाहिए, ठीक है, ब्रिजेस चाहिए, रोड चाहिए, रस्ते चाहिए, ड्रेनेज चाहिए। NFC अवार्ड के बाद जब आपको इतने पैसे मिल जाते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट आके K4 भी बनाएगी, बसें भी वो देगी, ड्रेनेज भी वो करेगी, नाले भी वो साफ करके देगी। फिलहाल तो अभी तो सिर्फ फाइटिंग दिखाई दे रही है कि सारे काम वही चले जी। सिंध गवर्नमेंट के ऊपर बात हो रही है, डॉक्टर साहब जमात साहब कह रहे हैं कि राइट पर्सन राइट काम के लिए जो है राइट में, उसके वो एक प्रॉब्लम है। और जब गवर्नमेंट ये आई थी तो उस वक्त अगर याद हो आपको कि शुरू में एक बहुत बड़ा एक जो 10 पॉइंट्स का एजेंडा था उसमें सिविल सर्विस रिफॉर्म भी शामिल था। वो यही था कि राइट पर्सन राइट पे, फिर ये नहीं होगा कि जो रिलीजियस फिर का वही बन जाएगा, जिसको रिलीजियस का नहीं पता या स्पोर्ट्स में वो चला जाएगा। वो यही था, सिविल सर्विस रिफॉर्म आनी थी लेकिन वो नहीं आ सकी। वो मतलब उसमें जो प्रॉब्लम आई सबको पता है, मीडिया भी हाईलाइट करता रहा। डॉक्टर इरशाद को लगाया गया ना, मुझे बताएं क्या रिफॉर्म्स है। आई एम सॉरी, मेरे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, वो उसी तरह से वही मैं रिस्क ले रहा हूँ, बड़े ताल्लुकात भले खराब हो जाए, मगर उन्होंने क्या किया मुल्क की खातिर तो ऑब्वियसली आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। लेकिन वो प्लानिंग का बहुत बड़ा प्रोग्राम और सबसे बड़े जिसकी हम प्लानिंग और पॉलिसी की बात करते हैं। अभी पॉलिसी तो चल रही है, अभी तो पॉलिसी बनाई जा रही है, चाहे वो डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो, कंस्ट्रक्शन पॉलिसी हो, अलग अलग पॉलिसीज तो बनाई गई है। एक होता है होती है पॉलिसी, पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो उससे रिलेवेंट जो एक्ट और ऑर्डिनेंस होते हैं वो लेजिस्लेशन होती है, उनकी लेजिस्लेशन के बाद इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पॉलिसी बनने के बाद लेजिस्लेशन तक आना वो एक डिफिकल्ट चीज है। और अगर लेजिस्लेशन हो भी जाए, जैसे मैंने अभी 3-4 आपकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, फरवरी 2007 में आया था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट, ये 10 साल पहले बल्कि 93 में ये डिसीजन हुआ था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्राइवेट सेक्टर को शिफ्ट की जाएंगी। 93 में पॉलिसी आती है, 2017 में उस पर लेजिस्लेशन होती है
और उसके बाद अभी तक इम्प्लीमेंटेशन कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं मिलेगा 10-20 साल चाहिए आप समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसके लिए मैं बार बार अगेन मैं आपके प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि जब तक राइट लोगों की जब बात कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन राइट लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सीपैक से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, वहाँ मैंने अक्सर प्रोग्रामों में लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है क्या हो रहा है उसमें। ये देखिए ना We need a discipline. ये गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, प्राइवेट है। रेगुलेशन एक तरीके का जैसे एक रेगुलेटरी बॉडी होती है ना जो सब चीजों को मॉनिटर करती है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की है कि उन्होंने कहा कि 6,000 अरब रुपए, डॉक्टर साहब के साथ ही हमने काम किया, हेड ऑफ अवर रिसर्च डॉक्टर साहब के सामने काम किया। इस मुल्क में उस जमाने में, आज से चंद साल पहले की बात है कि 10,000 अरब का भी पोटेंशियल है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप स्ट्रीट चौराहों और घेराव की इस ज्यादती हल्के से बाहर नहीं निकलेंगे, ताजिर बैठे हुए हैं वो भी अब ऑपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि टैक्सेशन मशीनरी और उसका सिस्टम सिंप्लीफिकेशन की तरफ नहीं गया है। डॉक्टर साहब के जमाने में हमने ये मुशाहिदा किया और आज भी उसी मुशाहिदे को हम देखते हैं, फिर से देखते हैं। वही है, क्या है कि इस मुल्क में जो है वो एक नेट जीएसटी वैल्यू एडेड सिस्टम में जाके 5 से 6% बनती है। इस मुल्क में जो इम्पोर्ट स्टेज पे अभी आपने किसी चीज को बनाया ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं किया, पहले आपसे जीएसटी ले लेते हैं। कंज्यूमर से 17% दिया जाता है, गवर्नमेंट को 6 से 7% मिलता है। जो इंजीनियर से अब जो चीज बता रहे हैं 17% लेकर के महंगाई करके बाकी का कहाँ जाता है? वही तो सिस्टम की और सिस्टम की आप खराबी एक और सुने, वही तो हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के साथ जब हमने काम कर रहे थे, पाकिस्तान में आज आखिरी फिगर आ रही है कि आपका एवरेज वेटेड टैरिफ जो है वो 10% से नीचे है ना। आपने पूरे इस टैरिफ के किताब में एक ही सब हेड में, मैं थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करता हूँ कि बिजनेसमैन समझ रहा होगा, एक ही सब हेड में एक जगह 20%, उसी के नीचे 16%, एक जगह 0, एक जगह 3। ये सारी असबाब हैं एक करप्शन के क्लूडेड। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ हम लोग बिजनेसमैन जो है वो कोई एंजल है या उस तरफ जो है वो डेविल बैठे हुए हैं, या आइदर बोथ आर डेविल और बोथ आर एंजल्स। मगर चांस मिलता है उस तरकीब में जिसको खुद ये लोग बनाते हैं। क्या जरूरत है जब आपकी सारी दुनिया में आप 10% से नीचे 10% पे चलिए करें पूरी टैरिफ के किताब। वन विंडो ऑपरेशन हो, कोई टैक्स का ज्यादा हिडन चार्जेस ना हो, तरीके से एक टैक्स भरा जाए। फाइल करने के तरीके इतने मुश्किल है, कभी कभार हम ये बोलते हैं कि नहीं टैक्स आसान ऐप अब आ चुकी है, लेकिन अभी भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस चीज की शिकायत करते हैं। कर दिया है सब कुछ IT का हो गया, लेकिन उसके बाद भी नोटिस हो, उसके बाद भी कंप्लेंट्स हैं। क्यों बिजनेसमैन जो है सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? सिंप्लीफिकेशन के बाद भी, वन विंडो के बाद भी प्रॉब्लम है सिस्टम में। और जो कलेक्शन होती है वो क्या गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जाती है या नहीं, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा ये कि जिनसे वो वेस्टेज हो गया, बाकी का गोल्ड आप खरीद लो बोलते हैं वेस्टेज हो गया, बाकी का इतना आप पॉलिसीज बनवा रहे हैं, जिनसे पॉलिसी बनवा रहे हैं बिल्कुल वही लोग हैं जो पॉलिसीज जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अगर वही पॉलिसी बनाएंगे बाद में, तो आप उन्हीं को इंडेक्स किए जा रहे हैं। इशू तो नहीं होगा। वो अहमद फराज साहब ने कहा था ना, जो जहर दिया था तुमने वो पी चुका हूँ मैं, अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे ना दो। तो वो वही मतलब है, जो किया था वो किया कराया। जो डॉक्टर साहब ने बातें की ना, मैं उसको आगे लेकर चल रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी चीज सीक्वेंस को फॉलो करें। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन, हमने बड़ी मेहनत करके पिछले साल इसी किस्म के अच्छे प्रोफेसरों के साथ मेहनत कर और कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ हमने एक सिंप्लीफिकेशन निज़ाम भेजा प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर एक डायरेक्शंस वाज़ेह तौर पे FDR को क्या दी, 15 दिन के अंदर इस सिंप्लीफिकेशन को ले आए मेरे पास और ये बताएं कि कौन सी चीजें एग्रीड हैं और कौन सी चीजें पार्शली एग्रीड हैं और कौन सी नॉट एग्रीड विद रीजंस। आज उस 15 दिन को मेरे अपने ख्याल में 8 महीने हो गए हैं। ठीक है ना। इस मुल्क में कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आया प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है या हर वो अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव है जो इस कागज को छुपा सकती है या फाइलों के नीचे रख सकती है। मेरा ख्याल है वो ऑब्वियसली किसी ना किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं सर, जब भी चीजें जो है वो परसू जल्दी नहीं की जाती। अगर कोई भी बोलते ना कि ऐसा पाकिस्तानी जो चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, तो वो अपने हिसाब से तो पूरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट जनरेट होते हैं सिस्टम के मैकेनिज्म से। अगर आप सिस्टम के मैकेनिज्म को ट्रांसपेरेंट बना दें तो वेस्टेड इंटरेस्ट कैसे पैदा होंगे। हमने कहा कि सिंगल स्टेज पे ले आए, डॉक्टर साहब ने हमारे साथ काम किया, सिंगल स्टेज पे ले आए, सबसे ले, दुकानदार से भी लें, दुकानदार देने के लिए तैयार है, मगर दुकानदार को जब आप कहेंगे कि ये फॉर्म भरो, एप्पल पे अपलोड करो, उसके बाद पहला उसको नोटिस दिया आना है कि बाकी क्या होगा। सारे पाकिस्तान में टैक्सेशन के हवाले से जंग है, एक जंगनुमा हालात हैं।
आप बताएं जो लोग सर टैक्सेशन का अगर हम बात करें तो इस बार टैक्स अच्छे जो है वो अपने टारगेट से वो वन अपर साइड है, साइड पे कलेक्शन बढ़ी है, कलेक्शन बढ़ी है। न्यूज साहब बात कर रहे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, राइट, कलेक्शन तो बढ़ी है, वो तो ठीक है, टैक्स पेयर नहीं इंक्रीज हुए, इससे ज्यादा पोटेंशियल है नताशा इस मुल्क में। 6,000 नहीं, मैं रिलीजियसली अब बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ 10,000 हो जाएगा, 10,000 कर देंगे, सिंप्लीफाई करें आप 10,000, छोटा दुकानदार भी आपको देगा, मगर आप उसको इस रिग्मा रोल इस प्रेजेंट सिस्टम में डालेंगे वो नहीं आएगा। फिक्स टैक्स नहीं कर देंगे, ये फिक्स टैक्स इनका हो गया, बिल्कुल। छोटी दुकान है, कैटेगोरिकली दूसरा आप उसको एक दफा कलेक्ट करके कहते हैं रिफंड करेंगे, वो एक बड़ी लंबी, और उस रिफंड में जितनी करप्शन होती है वो एक करप्शन का दरवाजा खुलता है। आप पहले ही इस स्टेज पे से क्यों ले रहे हैं? जो हम जब आपको 7% मिल रहा है तो आप 7% कलेक्ट करें, आप 17% लेके कहते हैं 10% वापस भी जाएगा। करना है वो बहुत सारी चीजों में टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, वो ले लिया जाता है, लेने के बाद उसको रिफंड कर रहे हैं। चलिए एक मासूमाना सवाल हो गया था, क्यों लिया जाता है? चेंज करते हैं टॉपिक को। हाँ सर, बात हो रही है क्रॉनिकल, थोड़ी बात करते हैं ना, इंटरनेशनली जो है वो थोड़ा सा एक जो chaos चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी एक तरीके का जो एक हम कह सकते हैं ना पैनिक क्रिएट कर रहे हैं पब्लिकली, हम भी ये देख रहे हैं डेली बेसिस पे ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट का दिखाई दे रहा है, और साथ साथ इसका इम्पैक्ट यानी कि जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है या इसके जो रिपरकशंस आ रहे हैं वो हमें डेली बेसिस पे फेस करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में प्लीज बताइए कि क्या होने वाला है या क्या आगे चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है? नताशा देखो, बात होती है कि एक्ट विद द टाइम एंड एक्ट विद इन द टाइम और एक्ट स्विफ्टली, ये 3 चीजें हैं। हमेशा ये डिसीजन मेकर ये देखता है हालात को। थोड़ी देर के लिए हम वापस आ जाएं, इस वक्त पाकिस्तान के 52 बिलियन में डॉक्टर साहब 12 से 13 बिलियन डॉलर की आप पेट्रोलियम इंपोर्ट है, 122 पे टच कर रहा है। आप पूछें 2 दिन पहले जब 180 पे था, आज 182 पे अगर आ गया है, तो आप खुद देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। अब हम वापस चले जाएं कि पाकिस्तान में क्या होता है। मैं 2008 का स्टोरी बताता हूँ। 2008 में जब उस जमाने में जब पेट्रोलियम कुछ एक $55 से लेकर ये 110 तक गया था, उससे आगे, तो वो क्या हुआ, उसको एडजस्टमेंट जो है वो सिर्फ 9% की गई थी। ये बड़ी पुरानी बीमारी लगी हुई है डिसीजन मेकिंग में। मैं आपको बताऊं, हमें क्रोनिक बीमारियां हैं। उस वक्त भी यही हुआ, हमने बजाय उसको उस तरीके से दुरुस्ती की तरफ ले जाते कि जो चीज जिस कीमत में मिल रही है उसको उस तरीके से बेचे, वो नहीं की। जब $20 से $40 भी आया इस वेरी रिसेंट पीरियड में, उस वक्त हमने उस वक्त ये बिजली, गैस, पानी जो कुछ चीजें थी जो उसके साथ रिलेटेड थी उसको हमने कम नहीं किया। अब जब 121 तक भी आ गया था, तो हमारे इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल कंपनसेशन के तहत कहा कि भाई इसको जून तक करेंगे फ्रीज, और उसके बाद 10 रुपए वहाँ, 5 रुपए वहाँ, वो कर दिए। तो ये पुरानी बीमारियां जो है ना, इस सारे ने सिस्टम को इतना ओवरलोड कर लिया है, और हमने अपनी ग्रोथ को 7-8%, डॉक्टर साहब ने भी इसमें हमारे साथ काम किया कि हमने कहा 7 साल तक हम 7% पे रहेंगे, तो इस इकोनॉमी जिसमें 1.8% पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसमें से लोगों को हम पॉवर्टी लेवल से मिडिल क्लास में लाएंगे। ठीक है, यही जो है मेरा ख्याल है हाकमियत। थोड़ी देर के लिए मैं कहूंगा कि हिंदुओं की शायद बेहतर थी, वो कदरे जो है अब बेहतर जो है रास्ते पे चल पड़े हैं। मेन प्रॉब्लम इस वक्त हुकूमत के साथ क्या है, अपोजिशन इस वक्त सहारा ले रही है उन लोगों का जो बिलो पॉवर्टी है, जो 10 कमोडिटीज के अलावा और किसी चीज की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि कार्ड जो है घोड़े के आगे क्यों बांध दिया आपने एनर्जी में, आपने 3000 अरब रुपए जो है वो क्यों क्रिएट कर लिए। के बारे में बात करें, चलिए सर कमोडिटीज की बात हो रही है तो नेक्स्ट सेगमेंट देखते चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,29,400 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,10,940 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑन $1,932.51, ऑयल WTI पर बैरल $108.8, ब्रेंट क्रूड पर बैरल $115.7। नेक्स्टली करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198 रुपीज, सेलिंग वॉज 200 रुपीज, यूके पाउंड बाइंग रही 238 रुपीज, सेलिंग वॉज 240.5, यूएस डॉलर बाइंग रही 182 रुपीज, सेलिंग वॉज 183.3, एंड चाइनीज yuan बाइंग रही 23.55, सेलिंग वॉज 23.95।
Saudi Riyal buying रही 48.05, selling was 48.8. UAE dirham buying at 49.8, selling was 50.6. Kuwait dinar buying रही 481.85, selling was 484.35. And lastly, Omani Riyal buying रही 392.85, selling was 394.88. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट. इंटरनेशनली ऑयल प्राइस हम कह सकते हैं कि अब काफी हद तक एक स्टक पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं $120 के अराउंड. इट मीन्स कि यहाँ पे भी हायर साइड पे है. जब तक ये फेयर कम नहीं होगा, जब तक ऑयल प्राइसेस $100 के अंदर ना आ जाए. और साथ साथ रुपी डॉलर पैरिटी अगेन जो आज के प्रोग्राम का टॉपिक भी था वो भी हमें अपर साइड पे ही दिखाई दे रहा है. 183.8 जो है वो सेलिंग साइड पे दिखाई दे रहा है. इंटर मार्केट के नंबर्स हैं ये. इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ पोजीशंस हैं जो हम कह सकते हैं डॉलर के हवाले से जो है फियर या फिर केओस जो है वो नियरली बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है. तो जब्बार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर महर साहब भी मौजूद हैं. उनसे मज़ीद बात करेंगे. डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी, जब्बार साहब का टेक हमने लिया डॉलर के हवाले से. अभी भी यही सेंसिटिव सिचुएशन दिखाई दे रही है. ऑयल हमें इंपोर्ट करना ही करना है, हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है. दूसरा ये कि ऑयल के साथ साथ एडिबल ऑयल भी हमें जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है. तो डिस्कवरी एक तरफ हमें एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट करना पड़ता है. तो चीज़ों को मैनेज करना, इंपोर्ट बिल को किसी ना किसी तरीके से कम करना और रुपी को एप्रिसिएशन की तरफ लेके जाना, ये चैलेंजेस दिखाई देते हैं. तो कोई सोल्यूशन है? देखिए वही दो चीजें हैं. एक तो आपके जो डेट का पब्लिक सेक्टर डेट बढ़ गया, उसकी रीपेमेंट का इशू आ रहा है. दूसरा ये कि इम्पोर्ट आपकी बढ़ रही है, इम्पोर्ट का को रोक नहीं सकते. तो इम्पोर्ट का जो आपका डिकम्पोज करें ना उसमें तो कोई 30% से ज्यादा 35% तो ऑयल है. और इतना ही जो है 35% के करीब वो स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी और प्लांट मशीनरी वगैरह है, वो भी नहीं रोक सकते आप. वो तो टफ फाइनेंसिंग का हिस्सा है. और अब वो नहीं, लेकिन आप इम्पोर्ट पे तो करते हैं ना डॉलर में, उसको आप रोक नहीं सकते. उसका रोकने से तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी. वो आप उसके चेंज नहीं कर सकते. इन सब चीजों में एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स जो हैं वो जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं, इंक्रीज दिखाई दे रहे हैं. नहीं नताशा, आई एम सॉरी टू से, आई विल डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री. नंबर्स तो है ना, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है. मैं पे आ रहा हूँ. देखिए गुज़िश्ता 50 साल का डेटा वर्ल्ड बैंक का ये बताता है, 50 साल का, कि साउथ एशिया में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट 50 साल से पाकिस्तान में रही है. कोई नई चीज नहीं आई है. 50 साल से हमारी हर साल का डेटा वर्ल्ड बैंक का मौजूद है. हर साल पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे साउथ एशिया में हमेशा सबसे कम रहा है. अब उसकी दो चीजें हो सकती हैं. एक तो बड़ी खुशाइंद बात है, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए 50 साल से अगर हमें. दूसरा इस पर एक डिसएग्रीमेंट ये हो सकता है कि क्या जिस तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है. ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन ले रहे हैं, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, लोग तो आपको इर्द गिर्द अपने परेशान मिल जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से. तो क्या फिर अगर जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो कुछ और है, जो नंबर कुछ और है, तो फिर इसका मतलब है देयर इज सम प्रॉब्लम. और ये डेटा तो वर्ल्ड बैंक का ही डेटा है, IMF का डेटा 50 साल से ये बता रहा है कि पाकिस्तान का रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूरे साउथ एशिया में सबसे कम है. रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं आप. कोविड जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उस वक्त एक अनएम्प्लॉयमेंट का ही फियर था ना, जो कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ पूरी दुनिया में था. पूरी दुनिया में था, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर अच्छा काबू पाया. पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत ही जबरदस्त एक. मैं तो कह रहा हूँ 50 ईयर से जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर आ रहे हैं वही फिगर चल रहे हैं, वही फिगर चल रहे हैं. जब्बार साहब और स्माइल कर रहे हैं, प्लीज आप बताइए. एक तो डॉक्टर साहब की आखिरी चीज थी ना जो बात हो रही थी, वो ये है कि पाकिस्तान में जो एडिबल ऑयल है, पाम ऑयल अगर बात करें तो $3 बिलियन 3.5 पे पहुंचने वाला है जुलाई में. आपकी इम्पोर्ट बिल है. फिर एग्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए टच करें. क्या इस मुल्क में डॉक्टर साहब क्या हम इसका सब्स्टिट्यूट भी तलाश कर सकते थे? अब वापस आ जाते हैं आपके वर्ल्ड बैंक. मेरे अपने ख्याल में कि वर्ल्ड बैंक का जो बेसिस है, क्योंकि ये तो रिसर्चर हैं, वर्ल्ड बैंक का जो बेसिस होगा वो शायद ये होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कहती है कि मैं 20,000 एम्प्लॉयमेंट नए साल में दूंगी, मगर नए साल के एंड में वो 20 के बजाय 19 दे देती है. शायद वो 1,000 की जो शॉर्टेज है वर्ल्ड बैंक उन्हीं फिगर के ऊपर एक बेसिस, अगर बेसिस की बात करें तो शायद नजर आता है कि इस लिमिटेशन में हो सकता है. बाकी अगर रियल बेसिस की बात करें तो मेरे अपने पाकिस्तान में जो भी इकोनॉमिक सर्वे या दूसरे मुस्तनद इदारे या इवन मुस्तनद आरा जो है वो बड़ी खराब है पाकिस्तान के एम्प्लॉयमेंट के हवाले से. तो मेरा ख्याल है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की जो तरीक़ेकार है
इस डेटाज को निकालने का मेरा ख्याल है कि मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितना डॉक्टर अयूब महत। वर्ल्ड बैंक हमारा ही डेटा लेता है, हमारे फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है, वो सर्वे करता है, वही है वर्ल्ड बैंक, हर मुल्क से वो डेटा लेता है, कलेक्ट करता है। और दूसरी नताशा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वो है डॉक्टर साहब ने शुरू में बात की, आपने भी यही बात पूछी, टर्मोइल है, कैपिटल में इतना शोर शराबा है। बात दरअसल ये है कि किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे 50% लोग स्कूलों में नहीं रहे हैं, लेट मी टेल यू 50% ऑफ द पॉपुलेशन हैज नॉट सीन स्कूल्स, वहाँ पे जो लोगों की असेसमेंट है वो लिमिटेड कहाँ हो रही है, इन 10 कमोडिटी के ऊपर। सारी जंग जो है अपोजिशन लड़ रही है और गवर्नमेंट भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है 10 चीजों के ऊपर। सर वो तो एक इक़्तिदार की जंग है ना। सुने ना, $2.5 बिलियन का यार, आपको $2.5 बिलियन का इस वक्त जो है ना जंग इक़्तिदार के लिए ही है, मगर वो 10 चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं, यूरोप में अगर आप चले जाएं, स्पेन, इटली मुल्कों में 3-3 महीने में हमने देखें प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, कुछ भी नहीं होता। क्यों? वहाँ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इतना स्ट्रांग है, डिसीजन मेकिंग इतनी ट्रांसपेरेंट है, लोग इतने मजबूत हैं कि वो रिएक्ट करते हैं किसी भी गलत चीज के ऊपर, तो वहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर पाकिस्तान में ये जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, इससे आपके पूरे बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ा है। थोड़ी देर के लिए हम वापस आते हैं हिंदुस्तान में, आपको पता है FBI की कलेक्शन जब पाकिस्तान में $1.5 बिलियन की हुई है हालिया, हिंदुस्तान में $85 बिलियन FBI आई है। क्यों? यहाँ पे हमारे यहाँ एक डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में जो मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ा हमारा सदमा ये है, असेसमेंट करने वाला भी बेचारा जो है 10 कमोडिटी में फंसा हुआ है। अपोजिशन भी उसी के ऊपर वापस इक़्तिदार में आना चाहती है, 9 महीने वो भी इंतजार नहीं कर रही है, लेकिन 9 महीने पहले इक़्तिदार में आ जाओ, ठीक है ना। और फिर लेगेसी है, सारी जो है खानदानी जो है रियासत है, ऐसा लगता है कि उसके अलावा और कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बन सकता किसी जगह पे। डॉक्टर अयूब महत मुझसे अगर पूछे, मेरे नजरों में तो ये बेहतरीन वजीर ये हैं, वजीर आजम ये है मेरे लिए, क्योंकि ये एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। खान है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ये है कि प्लानिंग के अंदर जो है वो चीजें शामिल की जा सकती है, तो प्लीज टेकअप कीजिए। देखें ना, तो मेरा ख्याल ये है कि ذاتی तौर पे अगर हम थोड़ा सा इसको हाशिया बनाएं तो एक डेवलपिंग इकोनॉमी पाकिस्तान में सारी जंग थोड़ी देर के लिए इक़्तिदार की जंग है, ठीक है। यहाँ पे हुकूमत जो है उसने अपने वसाइल, जो भी महदूद वसाइल थे, बड़ी मुश्किल है मैं देख रहा हूँ, उसमें फिर भी इन्होंने काफी सब्सिडीज दी। अब उस सब्सिडीज को किस तरह जस्टिफाई किया गया कि हमने थोड़ा सा रकूमत ज्यादा हासिल कर ली, किससे? महासिल से, ठीक है। मगर उसको फिर नेगेट करने के लिए पता है आपको क्या किया गया? कहा जी GST लगा दें फर्मा के रॉ मटेरियल के ऊपर, ये 32 बिलियन है, वो 40 बिलियन है, ये 32 है, तो इसको कवर कर लें। इसका मतलब है फिर आपने महंगाई को फरोग देने में एक प्रोडक्ट से आप महंगाई हटाएं, दूसरे प्रोडक्ट पे आप डाल रहे हैं। देखिए, तो प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत जो पॉलिटिकल हुकूमतें हैं ना, इसमें वो लोग जो डेडिकेटेड लोग हैं, डेडिकेटेड लोगों का मतलब ये होता है कि आप लुंगी पहनकर जाके गुर्बत के फलसफे के ऊपर तकरीर करें 5 स्टार में। मैं एक दफा 5 स्टार में गुर्बत के फलसफे पर तकरीर करने का टाई लगाई, मैं सूट पहना। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आज के प्रोग्राम के लिए डिस्कशन है कि पाकिस्तान में माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। फरवरी में पाकिस्तान के पास इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना इसको ओवर प्ले किया गया है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान में मैं तो कहता हूँ कि ये रिको डेक की हालिया जो मुआहदा है, अगर सही तौर पे हम असेस करें कि गोल्ड कितना और कॉपर कितना है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अब इकदाम उठाया है, एक सऊदी अरब कंपनी आएगी, साइंडिक में ऐसा नहीं हुआ था, वो आएगी, ये बताएगी कि आखिर इसमें परसेंटेज ऑफ गोल्ड कितना है, ये चीजें जा रही हैं जिसको कंसंट्रेट कहते हैं। हाँ, आपकी गैस की एक्सप्लोरेशन इस मुल्क में नहीं हो रही है। हम क्यों यहाँ पे LNG इंपोर्ट कर रहे हैं? इस वक्त मैं आपको सिंध के लिए सिर्फ बता दूं, 90 डॉर्मेंट फील्ड्स की गई हैं, छोटी छोटी। आप उनको किसी तरीके से अगर एक एनर्जी पॉलिटिकल एनर्जी में इसका फलसफा ले आए तो आप छोटे छोटे फर्टिलाइजर जो है यहाँ पे कर सकती हैं। आपके पास कुनार पासाकी में हेवी कंडेंसेट वाली गैस 4 साल ऐसी दबी रही है। आपके पास शेल गैस है, आपके पास ऑयल है, सब कुछ है, मगर हम क्या उनको एक्सप्लोर करने के बजाय मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, रिजर्वायर्स हैं, हम उसके बजाय इंपोर्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर भी जो लोग हैं डिसीजन मेकर वो इंडेंटर हो गए, जैसा हमारे यहाँ बिजनेस में इंडेंटर होता है कि इंडेंट दे दो, कुछ कमीशन खा लो। तो मेरा ख्याल है कि एक कमीशन ओरिएंटेड साइकी जो है उसने हमें घेर लिया है, वरना ये मुल्क बहुत मजबूत है। और मेरे अपने ख्याल में इस वक्त हुकूमत जो है वो भी मैनेजेबल है। उस वक्त हुकूमत को भी वही 10 चीजों के ऊपर मसाइल हैं